जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। जैसा कि दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की। आज की ये हमारी आखिरी क्लास रहने वाली है। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान को संपूर्ण पेज बाई पेज कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सभी प्यारे दोस्त जल्दी से लाइव जुड़ जाइएगा। आप लोगों की जो क्लास है दोस्तों वो लाइव 8 बजे दोस्तों रात में स्टार्ट हो जाती है। तो आप सभी प्यारे दोस्त सभी दोस्तों को यह जानकारी दे दें। फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम जो भी आप लोग यूज करते हैं, तो एक बार इस वीडियो का लिंक उन सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोग जुड़ जाएं और इस आने वाले क्लास का आनंद ले सकें। और दोस्तों जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि आज दोस्तों हम समाप्ति की ओर हैं। भारतीय संविधान को आज हम पूरा ख़त्म करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो कल की वीडियो में हम दोस्तों आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी का, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ज्योग्राफी से आपके एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी हम दोस्तों कंप्लीट करेंगे पेज बाय पेज। तो आज संविधान की दोस्तों अंतिम चर्चा करते हैं। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे और जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों का एक एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा दोस्तों मोटिवेशन देता है, जिससे मैं आप लोगों के लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास कर सकूं। और जो दोस्त अभी पहली बार वीडियो को हमारे देख रहे हैं, तो पहली बार विजिट किए हों, तो प्लीज़ दोस्तों आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी दोस्तों हमारा कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन दोस्तों आपको सही समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों भारतीय संविधान में राजभाषा के बारे में। जैसा कि दोस्तों हमने कल की वीडियो में कंप्लीट कर लिया था राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में, राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में और राष्ट्रीय जलीय जीव के बारे में। तो आज हम दोस्तों उसी क्रम में आज आगे बढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की राजभाषा के बारे में। तो आज दोस्तों हम राजभाषा के बारे में जानेंगे। भारत की राजभाषा क्या है और भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है। काफ़ी लोग दोस्तों कंफ्यूज रहते हैं कि भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। तो आप लोगों का दोस्तों आज यह डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग सभी प्यारे दोस्त वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, तभी आके दोस्तों आपको सारी बातें समझ में आएंगी। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करते हुए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो पहला आज का टॉपिक रहेगा वो है हमारा राजभाषा। पहला पॉइंट पहले आप सभी दोस्त पढ़ेंगे संविधान के भाग 17 के। और दोस्तों ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको बता दें कि आपकी यूपी पुलिस भर्ती में सामान्य हिंदी अलग से दोस्तों आपकी 37 नंबर की आती है। तो ये पॉइंट दोस्तों आपको सामान्य हिंदी में भी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपको दोस्तों सामान्य ज्ञान में भी देखने को मिलेगा। जो भी दोस्त एसएससी जीडी स्पेशल तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी और यूपी पुलिस, तो आपको बता दें ये आपको हिंदी और सामान्य ज्ञान दोनों में, हिंदी और जीके दोनों में से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यानी कि दोस्तों प्रश्न एक रहेगा और आपके दोनों सब्जेक्टों में से कहीं ना कहीं आपको जरूर देखने को मिल सकता है। दोस्तों पहला पॉइंट है कि संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी है। यदि दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो दोस्तों काफ़ी लोग तो हिंदी करेंगे और आपको ऑप्शन में भी हिंदी मिलेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों साथ में एक ऑप्शन मिलेगा कि कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई भाषा नहीं है। भारत की कोई भी दोस्तों ऐसी भाषा नहीं है जो कि राष्ट्रीय भाषा का उसे दर्जा प्राप्त हुआ हो। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की राजभाषा क्या है, भारत की राजभाषा हिंदी है, ना कि राष्ट्रीय भाषा। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। तो याद रखिएगा, यदि आपसे लिपि पूछी जाए तो लिपि आप बताएंगे देवनागरी लिपि है और राजभाषा हिंदी है, राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको बिल्कुल ये क्लियर हो गया होगा। तो आप दोस्तों इसका भाग 17, यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान में हिंदी को किस भाग में दर्शाया गया है, तो भाग 17 में। और किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 343 में। भाग 17 अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है और इसकी लिपि देवनागरी है। क्लियर?
चलिए, उम्मीद है दोस्तों आपको ये पॉइंट आसानी से समझ में आ गया होगा। काफ़ी लोगों को दोस्तों ये पॉइंट पहले से भी पता होगा, लेकिन दोस्तों जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको दोस्तों डिटेल में आपको जानकारी दे दी है कि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि संविधान के अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों में सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान भी है। तो दोस्तों आर्टिकल किस में है? 344 में। जितने भी आर्टिकल हैं, जितने भी भाग हैं, जितनी भी अनुसूचियां हैं, तो ये सभी आप प्यारे दोस्त, इन पर मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं, तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। इनको बिल्कुल दोस्तों आप रट लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनते हैं। तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों में सलाह देने के लिए आयोग इसको नियुक्ति का प्रावधान भी करता है। क्लियर? चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति ने इस अधिकार को प्राप्त करते हुए श्री बीजी खरे, सर यहाँ पे आप देख रहे होंगे श्री बीजी खरे, बीजी खरे नहीं, बीजी खैर होगा। यहाँ पे क्या होगा? बीजी खैर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया था। इस आयोग ने 1956 में अपना प्रतिवेदन दिया। क्या दिया दोस्तों? अपना प्रतिवेदन दिया। क्लियर? कब दिया? 1956 में। और इसको राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? 1955 में। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये 1955 है कि प्रथम, यहाँ से प्रथम राजभाषा आयोग का गठन। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कॉपी में कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ। सीधी सी बात, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ, तो आपका आंसर आना चाहिए 1955 में। क्लियर? और किसकी अध्यक्षता में हुआ ये भी पूछा जाता है, तो आपका बीजी खैर की अध्यक्षता में 1955 में राजभाषा आयोग का गठन हुआ। उम्मीद है दोस्तों आपको ये पॉइंट बिल्कुल आसानी से क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। संविधान की 8वीं अनुसूची। आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ हैं? कितनी सूचियाँ दोस्तों? आप सभी लोग इसका हमें कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देंगे। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, इसका जवाब मुझे वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में चाहिए। मैं सभी कैंडिडेट की एक एक कमेंट देखता हूं, सभी का रिप्लाई भी देता हूं। तो प्लीज़ सभी प्यारे दोस्त, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, इसका जवाब मुझे वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो आप सभी प्यारे दोस्त कमेंट बॉक्स में उम्मीद है कि इसका जवाब जरूर देंगे। पहला दिया है कि दोस्तों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न भाषाओं का राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है? 22 भाषाओं का। कितनी भाषाओं का दोस्तों किया गया है? 22 भाषाओं का। आज बात करते हैं दोस्तों कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं। पहला दिया गया है दोस्तों असमिया, जो कि असम में बोली जाती है। दूसरी है बंगला, जो कि बंगाल में बोली जाती है। तीसरी है आपकी गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। ये दोस्तों आपकी 22 भाषाएं हैं जिनका वर्णन भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया है। तो आपका दो बता दूं दोस्तों कि ये 22 भाषाएं आपको मालूम होनी चाहिए कि कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं। यदि दोस्तों आपको ये 22 भाषाओं के नाम पता है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। यदि नहीं भी पता है तो दोस्तों आपको बस इतना याद रखना है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो आप सभी जानते हैं भारतीय संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाओं को वर्णन किया गया है। तो आप लोगों के इसमें 22 भाषाओं में से कुछ भाषाओं के भी नाम याद रख लेने हैं। ठीक है, यदि आपको 22 भाषाओं के नाम याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात नहीं है। तो आप इम्पोर्टेंट जितनी भी हैं, हालांकि सभी इम्पोर्टेंट हैं, तो कोशिश ज़रूर कीजिएगा। आप कोई भी ट्रिक बना सकते हो, ट्रिक के तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। आप यदि खुद से ट्रिक बनाएंगे तो दोस्तों आप कभी नहीं भूलेंगे, और यदि ट्रिक याद करोगे, रटोगे तो 1-2 दिन तक याद रहेंगी, बाद में आप भूल जाओगे। तो आप अपनी स्वयं ट्रिक बनाया करिएगा, तो जिससे क्या है कि आपको दोस्तों खुद याद हो जाएंगी। ठीक है, जैसे असमिया, बंगला, गुजराती 2-4 बार बोलोगे तो दोस्तों आपको ऑटोमेटिकली 22 भाषाओं के नाम याद हो जाएंगे। क्लियर? और आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में दोस्तों। राज्य की भाषा। राज्य की भाषा यानी कि दोस्तों इसका वर्णन किस संविधान में, किस अनुच्छेद में करता है? संविधान के अनुच्छेद 345। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 345 के अधीन
प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को यह अधिकार दिया गया है कि वह 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में किसी एक या अधिक को सरकारी कार्यों में योजित कर सकता है। ठीक है दोस्तों, किसमें? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 345 के अधीन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसी पॉइंट में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहा गया है कि राज्य की सरकारी भाषा के रूप में स्वीकार कर सकता है। किसको स्वीकार कर सकता है दोस्तों? राज्य की सरकारी भाषा के रूप में। किसे? राज्य की भाषा को। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 345 के अधीन प्रत्येक राज्य के विधानमंडल में अधिकार दिया गया है कि वह 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में किसी न किसी एक सरकारी भाषा के रूप में उसे स्वीकार कर सकता है। कोई भी भाषा हो, जैसे कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है, तो 22 भाषाओं में किसी न किसी एक भाषा को अपने राज्य की सरकारी भाषा में स्वीकार कर सकता है या घोषित कर सकता है। क्लियर? यहाँ पर दोस्तों एक पॉइंट को नोट लगा कर दिया गया। आप जानते हैं कि नोट वाले जितने भी पॉइंट होते हैं वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। कहा गया है कि संविधान में प्रावधान किया गया है कि जब तक संसद द्वारा कानून नहीं बनाया जाता तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी ही होगी। कब तक होगी, इसका दोस्तों वर्णन नोट करके दिया गया है। इसे इम्पोर्टेंट है, ज़रूर आप सभी प्यारे दोस्त इसको बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि संविधान में यह प्रावधान ऑलरेडी पहले से ही दिया गया कि जब तक कोई भी संसद द्वारा कानून नहीं बनाया जाता है, जब तक कानून नहीं बन जाता है, तब तक दोस्तों उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, कौन कौन से दोस्तों? उच्चतम और उच्च न्यायालय, इन दोनों की दोस्तों भाषाएं अंग्रेजी ही रहेगी। लेकिन कब तक रहेगी? जब तक संसद द्वारा कोई भी कानून पारित नहीं किया जाता है। जैसे ही दोस्तों संसद का कानून पारित किया जाता है, इसके बाद दोस्तों आपकी भाषा चेंज हो सकती है। लेकिन जब तक संसद द्वारा कोई भी कानून पारित नहीं किया गया, तब तक उच्चतम न्यायालय हो या उच्च न्यायालय, दोनों की भाषाएं कैसी रहेंगी दोस्तों? अंग्रेजी ही रहेंगी। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कैसे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है? तो आपका दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा क्या है। सिंपल सा पहला क्वेश्चन दोस्तों यही पूछ सकता है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा क्या है। आपको ऑप्शन मिलेगा हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, उर्दू। तो आपको तब ऐसी कंडीशन में क्या चुनना है? तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपको सबसे पहले अंग्रेजी को ही चुनना है। क्या चुनना है दोस्तों? अंग्रेजी को। अंग्रेजी इसलिए चुनेंगे क्योंकि दोस्तों क्योंकि संसद द्वारा जब तक कानून नहीं बनाया जाता है, क्योंकि संसद ऑलरेडी पहले से कानून नहीं बनाती है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा जैसे अंग्रेजी रहेगी सबसे पहले। यदि उसके बाद संसद द्वारा कोई कानून बनाया गया तब उसकी भाषा में चेंजमेंट हो सकता है। लेकिन यदि सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा क्या है, ओनली इतना ही पूछा जाए, तब आपको ऐसी कंडीशन में दोस्तों अंग्रेजी को चुनना है। ठीक है? यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि जब तक संसद द्वारा कानून पारित किया जाता है तो उसके बाद उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा क्या होगी, तो दोस्तों वो उस पर डिपेंड करता है कि वह किस राज्य की भाषा को अपने यहाँ दोस्तों निर्धारित कर रहा है। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों आपात उपबंध। ये देखिए येलो बुक की यही तो दोस्तों सबसे बड़ी खास बात है कि आपात उपबंध में दोस्तों इसमें एक ही पॉइंट दिया गया। जानते हो क्यों? क्योंकि दोस्तों ये बुक इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों इसमें वही पॉइंट दिया गया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्तों एलिजिबल है, एग्ज़ाम में आने के योग्य है। ल्यूसेंट और येलो बुक का कंपैरिजन करें तो दोस्तों येलो बुक बहुत ही अलग है और ल्यूसेंट बहुत ही अलग है। ल्यूसेंट में दोस्तों पूरी आपकी बहुत ही ज़्यादा विस्तार तरीके से दिया गया है, उसमें समझ में ही नहीं आता है कि कौन इम्पोर्टेंट है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। लेकिन दोस्तों येलो बुक में जो दिया है सिर्फ आपको वही पढ़ना है और आपको कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। तभी तो ये बुक दोस्तों आप लोगों के लिए रामबाण है। 140 पेज की ये बुक आपको दोस्तों आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाएगी। आपको बता दें कि यदि आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप दोस्तों इस बुक को पढ़ के ज़रूर जाना और 100% है कि आप ज़रूर टॉप करोगे इस सब्जेक्ट में, सामान्य ज्ञान में, यदि आपने इस बुक को बहुत ही अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लिया तो। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। कितने दोस्तों? 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। अब आपात उपबंध में पहला पॉइंट दोस्तों दिया गया है राष्ट्रीय आपात। इसको किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? राष्ट्रीय आपात
इसका दोस्तों अनुच्छेद जरूर नोट कर लीजिएगा कॉपी, ये तो इम्पोर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम में। राष्ट्रीय आपात का संबंध किस आर्टिकल से मिलता है? तो अनुच्छेद 352 से। याद रखिएगा, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात का प्रावधान है। पहला पॉइंट, इसकी घोषणा युद्ध, बाहरी आक्रमण और शस्त्र विद्रोह होने पर राष्ट्रपति द्वारा देश के किसी भाग या पूरे देश में की जाती है। क्लियर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करता है और राष्ट्रीय आपात की घोषणा को न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपात के समय हमारे मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं, परंतु अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 20, किसमें? अनुच्छेद 20, तथा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 आपातकाल में भी प्रभावित रहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? तो इम्पोर्टेंट में जो भी यहाँ पे बॉक्स में दोस्तों सबमिट करूँ तो उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि कॉपी पेन दोस्तों साथ रख के बैठिएगा। पता नहीं दोस्तों आपको कब कौन सा क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए कि जो आपके एग्ज़ाम में दोस्तों छपने वाला है। दोस्तों आपको याद रखना है कि दोष सिद्धि के संबंध में कौन सा आर्टिकल है। तो दोष सिद्धि के संबंध में आपको आर्टिकल पढ़ना है, आर्टिकल 20। यदि आपसे पूछा जाए प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, कौन सा? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 20 इन दोनों को दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अपने कॉपी में छाप लेना है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो आर्टिकल आप बोल सकते हैं अनुच्छेद 21 में। यदि आपसे पूछा जाए कि दोष सिद्धि का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, तब आपको कहना अनुच्छेद 20। तो अनुच्छेद 20 और 21 दोस्तों आपके एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आज क्या दे रहा हूँ दोस्तों, ये आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार इतनी बार एग्जाम में आया है, कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा के देख लीजिएगा, बहुत ही बार दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट में ही देखने को मिलेगा कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 21 में। क्लियर। चलिए दोस्तों, मैं एक क्वेश्चन को इतनी बार रिपीट कर देता हूं कि आपको दोस्तों वीडियो देखते ही देखते याद हो जाते हैं, इसीलिए मैं एक बार इस प्रश्न को बार बार दोस्तों दोहराने का प्रयास करता हूं, जिससे कि आपको दोस्तों वीडियो में ही याद हो जाए। और बाद में उम्मीद है कि आप दोस्तों नोट्स तो बना ही रहे होंगे और नोट्स को एक बार रिवीजन भी करते रहिएगा। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा 1 माह तक जारी रहती है। कितने माह तक? 1 माह तक। पॉइंट आ गया दोस्तों, यहाँ पे आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब तक जारी रह सकती है? तो कब तक? 1 माह तक। ओनली 30 दिन तक रह सकती है। आपको दोस्तों 30 दिन भी दे सकता है और 1 माह भी दे सकता है। याद रखिएगा, एग्जामिनर का मूड कब घूम जाए, कैसे क्वेश्चन को घुमा दे, पलट दे कि आप उसकी भाषा को ना समझ पाएँ। तो इतना ये भी आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा 1 माह यानी लगभग 30 दिन तक जारी रहती है। यदि संसद इसे 2/3 बहुमत यानी कि दोस्तों 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो यह दोस्तों 6 माह और बढ़ाई जा सकती है। लेकिन कब बढ़ेगी? जब संसद इसे दोस्तों 2/3 बहुमत से पारित कर दे। जब तक संसद दोस्तों से पारित नहीं करेगी तब तक दोस्तों यह 1 माह तक ही रहेगी। यदि संसद ने पारित किया तो यह 1 महीने के बाद यह दोस्तों 6 महीने तक और बढ़ाई जा सकती है। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट है, आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। कब? आपातकाल में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस काल में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है? तो आपातकाल। एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बट ये क्वेश्चन कैसा हो गया आपका? इजी हो गया थोड़ा। यदि पूछा जाए कि आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष तक का होता है या कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, तब आपको जवाब देना है 1 वर्ष। कितने वर्ष के लिए दोस्तों? 1 वर्ष के लिए। क्लियर। चलिए उम्मीद है दोस्तों ये पॉइंट आपको बेहद आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अगले पॉइंट की ओर चर्चा करते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट दिया गया है कि सबसे पहले आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 को लगा जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। ये दोस्तों आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों
ज़रूर ध्यान से समझिएगा। और जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा है तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर जिसने भी कंप्लीट वीडियो देख लिया तो उसको दोस्तों आज के इस टॉपिक की सारी बातें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी और आप उसे कभी भी नहीं भूल पाओगे। तो ये इस वीडियो को ज़रूर दोस्तों शुरू से लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है। आपको यहाँ पे ऐसे प्रश्न बताए जाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत पर सबसे पहला आपातकाल कब लगा। आपातकाल कब लगा, तो इसकी दोस्तों आपको डेट और सन याद रखनी है। कब लगा? 26 अक्टूबर 1962 को। 26 अक्टूबर 1962 को पहला आपातकाल लगा। कब लगा, किस कारण से लगा, तो याद रखिएगा चीन ने जब भारत पर आक्रमण कर दिया था, चाइना ने इंडिया पर जब आक्रमण किया था तब 26 अक्टूबर 1962 को भारत में आपातकाल की घोषणा की गई। क्लियर। चलिए यदि पूछा जाए कि दूसरी बार आपातकाल कब लगा तो पाकिस्तान के युद्ध के समय 3 दिसंबर 1971 को। पहला आपातकाल कब लगा? 2 अक्टूबर 1962 को। दूसरा आपातकाल कब लगा? 3 दिसंबर 1971 को। अक्टूबर और दिसंबर में लगा। क्लियर। चलिए तीसरी बार यदि पूछा जाए तो तीसरी बार दोस्तों 26 जून 1975 को लगा, जिसमें दोस्तों क्या हुआ था, राष्ट्रपति में आंतरिक गड़बड़ी के कारण तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई 26 जून 1975 को। तो ये तीनों बार आपातकाल दोस्तों लगाए गए हैं। तो तीनों की आपको डेट याद रखनी है। पहला है कब? 26 अक्टूबर 1962 को। दोनों की दोस्तों सन याद रखिएगा 26 अक्टूबर 1962 को। दूसरा 3 दिसंबर 1971 को। और तीसरा कौन है? 26 जून 1975 को। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राज्यों में राष्ट्रपति शासन। राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो आपका जवाब होगा अनुच्छेद 356 में। किस में आता है दोस्तों? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है यदि किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति उस राज्य के शासन को अपने हाथों में ले लेता है। दोस्तों यहाँ से आप समझेंगे, आपको एक एग्जाम्पल भी देते हैं। यहाँ से दोस्तों पॉइंट ये कह रहा है कि यदि किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, यानी संविधान के अनुसार क्या चले, जब संविधान ही उसका क्लियर नहीं है तो संविधान के अनुसार चलेगा कैसे भाई बताइए। जब किसी राज्य का संविधान ही नहीं है तो वो संविधान के अनुसार कैसे चलेगा। यदि मान भी लेते कि यदि संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, यदि संविधान भी बना और संविधान का उल्लंघन कर रहा है तो राष्ट्रपति उस राज्य के शासन को अपने हाथों में ले लेता है। क्या कर लेता है दोस्तों? राष्ट्रपति उस राज्य के शासन को अपने हाथों में ले लेता है जब वह संविधान का उल्लंघन कर रहा हो। क्लियर। चलिए अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं। दूसरा पॉइंट दिया है कि राज्यों में आपातकाल की अवधि 2 माह की होती है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपके एग्जाम में दोस्तों एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि राज्यों में आपातकाल की अवधि कितनी होती है। राज्यों में, किसमें दोस्तों? राज्यों में आपातकाल की उपलब्धि अवधि कितनी होती है? तो आपका जवाब होना चाहिए दोस्तों 2 माह। 2 माह की अवधि होती है राज्यों में आपातकाल की अवधि। इससे अधिक समय के लिए संसद से अनुमति लेनी पड़ती है, तब जाके यह दोस्तों 6 महीने की जा सकती है। कब की जा सकती है? इसके लिए आपको दोस्तों संसद में जाना होगा, संसद की अनुमति लेनी होगी। इसके बाद दोस्तों आप इसमें 6 माह तक बढ़ा सकते हैं। क्लियर। अगला पॉइंट है दोस्तों राज्यों में आपातकाल की अवधि अधिकतम 3 साल तक होती है। कितने? अधिकतम 3 साल और न्यूनतम 2 माह। याद रखिएगा राज्यों में आपातकाल की अवधि न्यूनतम 2 माह है और मैक्सिमम 3 साल। याद रखिएगा दोस्तों इम्पोर्टेंट है, 2 माह छोटी है, 3 साल सबसे बड़ी है। याद रख सकते हैं कि 2 माह कैसी रहेगी, आपकी न्यूनतम रहेगी और अधिकतम रहेगी 3 साल। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट है इससे अधिक के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। यदि दोस्तों आप चाहते कि हमें इसमें और अधिक समय चाहिए तो दोस्तों इसके लिए आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, तब जाके दोस्तों आप अधिक समय तक ले सकते हैं। कब लेंगे? जब इसमें संविधान में आपको संशोधन करना होगा। अगला पॉइंट है कि सबसे पहले 1951 में पंजाब में आपातकाल लगा था। दोस्तों आप क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि दोस्तों आपसे यदि एग्जामिनर पूछ दे कि सबसे पहले आपातकाल कब लगा और कहाँ पर लगा,
दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है, सिंगल भी पूछ सकता है, दोनों भी पूछ सकता है, या आपको इंडिविजुअल भी पूछ सकता है कि सबसे पहले आपातकाल कब लगा? 1951 में। कहाँ पर लगा? पंजाब में। सबसे पहले आपातकाल कहाँ पर लगा? पंजाब में लगा। कब लगा? 1951 में। क्लियर? और याद रखिएगा, इसको याद रखने का ट्रिक यही है दोस्तों, यदि आपके एग्जाम में पूछा जाए सबसे पहले आपातकाल कब लगा, अब आपको एग्जाम में पता नहीं है तो आपको इतना याद रखना है कि अपना देश आज़ाद कब हुआ? 1950 में। आपको +1 कर देना है कि एक साल बढ़ा के, तो 1951 में कहाँ हुआ था? पंजाब में। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। अगला पॉइंट है, सर्वाधिक समय तक आपातकाल जम्मू कश्मीर राज्य में लगा था। तो ये दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर कैसा इलाका है दोस्तों, काफ़ी खतरनाक इलाका है। आतंकियों का दोस्तों वहाँ पर कहर बना रहता है जम्मू कश्मीर में। बट क्या है, अब जो है 370 भी हट गई है, तो अब वहाँ पर ज़्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर ज़्यादातर फोर्सेस बनी ही रहती हैं जम्मू कश्मीर राज्य में। तो दोस्तों जो सर्वाधिक आपातकाल की जो स्थिति आई थी वो दोस्तों आपके जम्मू कश्मीर राज्य में थी। उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक का पॉइंट दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब इसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों वित्तीय आपातकाल, जिसका भारतीय संविधान अनुच्छेद 307 में वर्णित है। इसको एक बार कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा सभी प्यारे दोस्त। वित्तीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 360 में। चलिए अगला पॉइंट है, यह आपातकाल जब लगाया जाता है जब राष्ट्रपति को ऐसा विश्वास हो जाए कि देश की वित्तीय शाखाएं खतरे में हैं। देखिए दोस्तों, वित्तीय आपातकाल, वित्त का मतलब आप समझ सकते हैं रुपए पैसे से। यानी कि दोस्तों वित्तीय आपातकाल कब लागू लगाया जाता है कि जब दोस्तों राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि अब देश की जितनी भी वित्तीय शाखाएं हैं वो दोस्तों आपकी खतरे में हैं, तब जाके दोस्तों आपका वित्तीय आपातकाल लागू होता है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा को 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से स्वीकृत करना भी आवश्यक होता है। कितने महीने के भीतर? 2 महीने। यानी कि दोस्तों आपको 60 दिन के अंदर संसद के दोनों सदनों में स्वीकृत करना आवश्यक होता है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, इस आपातकाल की अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है तथा यह भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। वित्तीय आपात की बात करें तो दोस्तों इसकी कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं है, और अभी तक दोस्तों प्रेजेंट टाइम में देखें, अब से अभी तक कहीं भी वित्तीय आपात नहीं लगा है। वित्तीय आपात भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन एग्जामिनर घुमा के पूछ दे कि भारत में वित्तीय आपात कितनी बार लगा है, तो 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं, तो सीधी सी बात आप जवाब देंगे इनमें से कोई नहीं, एक बार भी नहीं लगा है। दोस्तों याद रखिएगा, वित्तीय आपातकाल भारत पर एक बार भी नहीं लगा है। क्लियर? तो कंफ्यूज नहीं होना आप सभी दोस्तों को, और जो भी आपका डाउट हो तो आप हमें बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट है प्रमुख संविधान संशोधन। अब तक जितने भी भारतीय संविधान में जो भी संशोधन हुए हैं इसके ऊपर चर्चा करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आप लोगों को दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। पहला पॉइंट है प्रथम संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में। अब इसमें बात करते हैं कि 1951 में ऐसा किस संविधान में किस चीज़ को लेकर संशोधन किया गया था। तो इस संशोधन से संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। पहले भारतीय संविधान में 8 अनुसूची थी, तो 9वीं अनुसूची को जोड़ने पर दोस्तों इसमें क्या करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा। और कब हुआ था? 1951 में। 7वां संविधान संशोधन दोस्तों आपका 1956 में हुआ था, और इस संशोधन द्वारा भाषाई आधारों पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों 12वां संविधान संशोधन। 12वां संविधान संशोधन जो कि दोस्तों 1962 में लगा था। किस कारण से? कि पुर्तगाली आधिपत्य वाले गोवा दमन दीव को भारत का अंग बना दिया। इस कारण दोस्तों 12वें संविधान संशोधन किया गया 1962 में। उसी के बाद 1962 में
14वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें फ्रांसीसी आधिपत्य वाले पांडिचेरी को भारत का अंग बना दिया। पहले दोस्तों पांडिचेरी जो था ये फ्रांसीसी आधिपत्य में था, लेकिन दोस्तों इसे भारत का अंग बना दिया गया। कब? संविधान के 14वें संविधान संशोधन में 1962 में। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट है 24वां संविधान संशोधन। 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था, जिसे संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया है। ये संविधान के अनुच्छेद 24वें संविधान संशोधन 1971 में कहा गया था। क्लियर। अगला है दोस्तों 26वां संविधान संशोधन। ये भी आपको 1971 में हुआ, जिसमें राजाओं के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकार समाप्त किए गए थे इसी संविधान के आर्टिकल के तहत। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट है 27वां संविधान संशोधन, पूर्वोत्तर राज्यों का पुनर्गठन। जितने भी दोस्तों पूर्वोत्तर राज्य हैं उनका पुनर्गठन यानी फिर से उनका गठन किया गया, तो इस कारण दोस्तों यह संविधान के 27वां संविधान संशोधन 1971 में लागू होता है। अगला है 31वां संविधान संशोधन, जिसे 1973 में दोस्तों लागू हुआ। तो लोकसभा की 525 सदस्य शाखाओं को बढ़ाकर 545 कर दिया तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। क्लियर। तो लोकसभा की कितनी सदस्यों संख्या को बढ़ा दिया गया है? पहले 525 थी, अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 545। और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व 25 से घटकर 20 रह गई है। क्लियर। चलिए अगले पॉइंट को चलते हैं 35वां संविधान संशोधन, जो कि दोस्तों आपका 1974 में हुआ था। सिक्किम के सहराज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया। सिक्किम जो है भारत का कैसा है? सहराज्य है। कैसा है दोस्तों? सहराज्य है, तो उसको भारत में शामिल कर लिया गया। इस कारण दोस्तों इसमें संविधान में संशोधन किया गया था। क्या किया गया था दोस्तों? संविधान में संशोधन। अगला है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976। इस संशोधन से संविधान से प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता व अखंडता के शब्द जोड़े गए थे। तो इस कारण दोस्तों इसमें भी संशोधन किया गया था 1942वां संविधान संशोधन 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में दोस्तों आपका जोड़ा गया। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों के मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता दी जाती है। किसे दी जाती है? सर्वोच्चता दी जाती है, जिसके नीति निर्देशक तत्वों के मूल अधिकारों को सर्वोच्चता दी गई है या दी जाती है। संविधान के भाग 4 का में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। कितने जोड़े गए हैं दोस्तों? 10। किस में? भाग 4 का में। याद रखिएगा, दोनों याद रखने हैं। संविधान के भाग 4 का में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। अगले पॉइंट की ओर चर्चा करते हैं। तो अगला पॉइंट है दोस्तों लोकसभा व विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया है। पहले दोस्तों लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल था वो पहले 5 वर्ष था, लेकिन दोस्तों अभी 1 ईयर बढ़ा दिया गया, तो अब आपका दोस्तों 6 वर्ष कर दिया गया है। क्लियर। चलिए अगले पॉइंट को चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है इसके द्वारा वन संपदा, शिक्षा और जनसंख्या। वन संपदा, शिक्षा और जनसंख्या को नियंत्रण आदि विषयों के राज्यों में सूची को समवर्ती सूची में लाया गया है। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। कौन सा बना दिया गया दोस्तों? मौलिक अधिकार से हटाकर इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगला पॉइंट है दोस्तों लोकसभा व विधानसभा का कार्यकाल पुनः 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। पहले कितना था? 5 वर्ष से 6 वर्ष किया, लेकिन दोस्तों इन्होंने घटाकर फिर 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया था। क्लियर। चलिए अगला है 52वां संविधान संशोधन 1985। काफ़ी बार दोस्तों भारतीय संविधान में संशोधन हुए। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ, जिसमें दल बदल विरोधी प्रावधान भी कहा जाता है। इस अनुसूची में 10 जोड़ी गई हैं, 10 भाषाएं जोड़ी गई हैं। अगला पॉइंट है 61वां संविधान संशोधन 1989। इसके द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। दोस्तों आप सभी जानते हैं मतदान देने का अधिकार कितना होता है? 18 वर्ष। 18 वर्ष के यदि आप कंप्लीट आयु पूरी कर चुके हैं तो दोस्तों आप वोट डालने के लिए एलिजिबल भी हो चुके हैं, तो आप अपना मतदान कर सकते हैं 18 वर्ष के हो चुके हैं तो।
अगला है 69वां संविधान संशोधन 1991। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का दर्जा दिया गया है। यदि आपसे पूछा जाए कि दिल्ली को एनसीआर का दर्जा संविधान के किस संविधान संशोधन में दिया गया है, तो याद रखना है 69वां संविधान संशोधन। कब दिया गया? 1991 में। क्लियर। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला है 73वां संविधान संशोधन। कौन सा है दोस्तों? 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ, जिसमें पंचायती राज की 11 अनुसूचियाँ शामिल हैं। कितनी अनुसूचियाँ शामिल हैं दोस्तों? पंचायती राज की 11वीं अनुसूची भी शामिल है। क्लियर। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही इंटरेस्टेड लग रहा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। अगला है दोस्तों 74वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ, नगर निकाय संबंधी है, जिसमें दोस्तों 12वीं अनुसूची भी शामिल है। अगला है 84वां संविधान संशोधन 84वां संविधान संशोधन 2001। 84वां संविधान संशोधन 2001 लोकसभा तथा राज्य विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक कोई परिवर्तन ना करने का प्रावधान किया गया। कब तक दोस्तों? अभी प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है? 2023। लेकिन दोस्तों लोकसभा और विधानसभा की सीटें 2026 तक इसमें कोई भी बदलाव नहीं करने का प्रावधान किया गया है। कोई भी बदलाव नहीं होगा। क्लियर। अगला है 86वां संविधान संशोधन 2002। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। ये दोस्तों आपका 86वां संविधान संशोधन, जो इसमें 2002 को इसमें संशोधन किया गया कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। क्लियर। चलिए याद रखिएगा, जो भी पॉइंट आपको डाउट लग रहा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा और यहाँ से एक एक पॉइंट को भी नोट करके अपने कॉपी में छाप के याद जरूर कर लीजिएगा। 92वें संविधान संशोधन 2003। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली भाषा को शामिल किया गया है। अब इस अनुसूची में 22 भाषाएं हो गई हैं। या आप दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली भाषा को शामिल करके इसमें अनुसूची में टोटल जो भाषाएं हुई हैं वो कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं। तो आप 22 भाषाओं के नाम आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों 93वें संविधान संशोधन। 93वां संविधान संशोधन 2006। इसमें दोस्तों क्या किया गया कि शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण, यानी शिक्षण की संस्थान हैं जितनी भी स्कूल कॉलेज हैं उसमें आरक्षण, यह आपके अनुच्छेद 15 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत किया गया है कि यानी कि दोस्तों आप शिक्षण संस्थानों में आरक्षण ले सकते हैं। जो संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 15 में धारा 4 में इसका प्रावधान दिया गया है। क्लियर। संशोधन किया गया था तब जाके ये प्रावधान पारित हुआ है। अगला है कि 95वें संविधान संशोधन 2010 में हुआ। इसे लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण बढ़ाया गया है कि जितने भी अनुसूचित जाति और जनजाति के कैटेगरी के लोग आते हैं इनको दोस्तों आरक्षण मिले। तो यह संविधान के किस संशोधन में है? 95वें संविधान संशोधन। तो इसमें दोस्तों किसके प्रावधान है? आरक्षण का। क्लियर। चलिए अगला है दोस्तों 101वां संविधान संशोधन, जो कि आपका 2016 में दोस्तों हुआ था। इसमें दोस्तों वस्तु और सेवा कर, जिसको बोलते हैं जीएसटी। जीएसटी का दोस्तों फुल फॉर्म होता है गुड सर्विस टैक्स। क्या होता है दोस्तों? गुड सर्विस टैक्स को लागू करने हेतु। तो याद रखिएगा दोस्तों 2016 में दोस्तों आपको क्या हुआ था? वस्तु कर एवं सेवा कर। वस्तु कर एवं सेवा कर जिसको बोलते हैं दोस्तों जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स, ये भी आपका दोस्तों लागू कर दिया गया था। कब? जब इसमें दोस्तों 101वां संविधान संशोधन हुआ था 2016 में, तब आपका दोस्तों वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी भी लागू कर दी गई। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट है 124वां संविधान संशोधन 2019। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण। किसको? आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको दोस्तों 10% आरक्षण की सुविधा की गई है, जिसको संविधान के 124वां संविधान संशोधन 2019 के तहत होता है, जिसमें दोस्तों आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जितने भी लोग हैं उनको 10% का आरक्षण मिलता है। अब यहाँ से दोस्तों हमारे भारतीय संविधान का आखिरी पॉइंट स्टार्ट है, महत्वपूर्ण शब्दावली। महत्वपूर्ण शब्दावली। तो महत्वपूर्ण शब्दावली से तात्पर्य यह है कि दोस्तों इसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट
जो भी इस क्वेश्चन के भारतीय संविधान का जो भी सार है उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें दोस्तों दिया गया है। तो इस पॉइंट को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करना, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज जो है हमारा संविधान दोस्तों पूरी तरीके से दोस्तों फिनिश होने के किनारे पर आ चुका है। तो आज हम दोस्तों भारतीय संविधान से विदा लेंगे और कल की वीडियो में हम आप लोगों के लिए नया चैप्टर लाने वाले हैं, ज्योग्राफी भूगोल का। बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे और उसको भी दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से कवर करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ में, जिससे कि आप आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएँ। चलिए अगला पहला पॉइंट दिया गया इसमें महत्वपूर्ण में शब्दावली में शून्यकाल। शून्यकाल क्या होता है? तो दोस्तों शून्यकाल और प्रश्नकाल ऐसे काफ़ी प्रश्न दोस्तों बनते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पढ़े भी होंगे, आपने देखे भी होंगे और आपको में से कुछ लोगों को पता भी होगा कि शून्यकाल क्या होता है। कि दोस्तों संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का काल शून्यकाल कहा जाता है। जो पॉइंट यहाँ पे लिखा है सेम यही पॉइंट दोस्तों आपकी ल्यूसेंट बुक में भी लिखा है, एक बार आप उसको भी खोल के ज़रूर देखिएगा। यह दोस्तों 12 बजे से प्रारंभ होता था और 1 बजे तक चलता था। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि प्रश्नकाल के ठीक बाद का काल क्या कहा जाता है? शून्यकाल। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि शून्यकाल किसे कहा जाता है या शून्यकाल आता है, शून्यकाल किसे कहा जाता है? तो सिंपल सा दोस्तों आपको जवाब देना है कि प्रश्नकाल के बाद का काल शून्यकाल होता है। प्रश्नकाल के बाद का काल शून्यकाल होता है। ठीक बाद में प्रश्नकाल के बाद सीधा आपका दोस्तों शून्यकाल आता है। यह दोस्तों आपका 12 बजे से स्टार्ट हो जाता है और 1 बजे तक चलता है, यानी 12 से 1 यानी 1 घंटे तक चलता है। तो याद रखिएगा शून्यकाल का समय कितना होता है? 1 घंटे का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नोट करके दिया गया है, इसको नोट जरूर कर लेना कि नोट वाले जितने भी पॉइंट होते हैं सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। नोट में दोस्तों इसमें ये दिया गया है कि वर्तमान में शून्यकाल यानी प्रेजेंट टाइम में शून्यकाल की अवधि दोस्तों 1 बजे से 2 बजे तक कर दी गई। पहले 12 है 1 ही घंटे की, पहले इसका क्या था कि 12 से 1 था, लेकिन अब 1 से 2 बजे तक कर दिया गया है। क्लियर? याद रखिएगा, ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, संसद का स्थगन। तो यहाँ से आप दोस्तों देख सकते हैं ये हमारे भारतीय संविधान का आखिरी पेज है दोस्तों, जिस पर हम पहुँच चुके हैं। पेज नंबर आपको बता दें, ये पेज नंबर दोस्तों आपका कौन सा है? पेज नंबर आपको बता दें 58 पेज नंबर पर दोस्तों हम पहुंच चुके हैं। और इसके बाद दोस्तों आपकी पूरी बुक का सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए आप भारतीय संविधान पर पहुंचे, इसके बाद दोस्तों आपका तीसरा चैप्टर स्टार्ट होगा भूगोल यानी कि दोस्तों ज्योग्राफी। तो बहुत ही जल्द दोस्तों स्टार्ट होगी आपके कल की वीडियो में हम आप लोगों के लिए नया सेशन लेके आएंगे ज्योग्राफी का। इसका सेशन बहुत ही शानदार रहने वाला है, तो आप सभी पर दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। जो भी कैंडिडेट नहीं जुड़ पाए हैं आज के इस वीडियो में तो उनको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लाइएगा नए टॉपिक में। जो भी कैंडिडेट शुरू से लास्ट तक बना रहेगा ना, तो उसकी गारंटी है कि उसकी जीके बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। और कल के वीडियो में जो भी लोग आज नहीं जुड़ पाए हैं तो उनको भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो कल से दोस्तों नए चैप्टर को समझ सकें, नए चैप्टर में शामिल हो सकें। और जो पिछली वीडियो प्लेलिस्ट में पढ़े हुए हैं तो उनको भी दोस्तों आप रिवीजन बारी बारी से करते रहें। चलिए पहला पॉइंट इसमें दोस्तों दिया गया है संसद का स्थगन। संसद का स्थगन, संसद का स्थगन में पहला पॉइंट आपको दिया गया है दोस्तों, संसद के कामकाज को कुछ समय के लिए स्थगित। स्थगन से समझ सकते हैं दोस्तों आप, यानी कि स्थगित कर देना, रोक देना। संसद के कामकाज को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है। यह कुछ घंटे, दिन या सप्ताह का भी हो सकता है। 1 घंटे के लिए भी हो सकता है, 24 घंटे 1 दिन के लिए भी हो सकता है और सप्ताह 7 दिन के लिए भी हो सकता है। संसद को स्थगित भी किया जा सकता है यदि कि कामकाज को कुछ समय के लिए, यदि अधिक काम हो जाता है तो उसके लिए दोस्तों संसद उसको रोक सकती है, चाहे वो 1 घंटे के लिए रोके या 1 दिन के लिए रोके या 1 सप्ताह के लिए रोके। क्लियर? अगला है अनुपूरक प्रश्न। आपको दोस्तों इस बुक में काफ़ी नए प्रश्न देखने को मिलेंगे कि आजकल के एग्ज़ाम के पैटर्न में होता क्या है कि हमको नए प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिन्हें भी दोस्तों ना हमने कभी देखा होता है, ना ही सुना होता है, ना ही पढ़ा होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं अक्सर। तो पहला नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपका
अनुपूरक प्रश्न। अनुपूरक प्रश्न, सदन में किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से किसी विशेष जिसके संबंध में उत्तर दिया जा चुका हो तो स्पष्टीकरण हेतु अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की जाती है। अगला पॉइंट है तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न क्या होता है कि जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत चाहता है उसे तारांकित प्रश्न कहते हैं। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं जिसको हम बोलते हैं दोस्तों वाइवा। क्या बोलते हैं दोस्तों? वाइवा। वाइवा क्या होता है? मौखिक प्रश्नों का ही तो होता है। आपने दोस्तों 10th और जितनी भी बोर्ड एग्जाम की क्लासें, बोर्ड एग्जाम में आपने देखा होगा 10th और 12th में कि क्या होता है कि दोस्तों वाइवा देने जाते हैं, जिसको बोलते हैं इंटरव्यू मौखिक, जो कि दोस्तों आप चार्ट बना के ले जाते थे और वहाँ पर दोस्तों क्या होता था? वाइवा होता था। तो वाइवा में क्या होता है कि आपको जैसे ही दोस्तों प्रश्न पूछा जाए आपको तुरंत उसका उत्तर देना होता है, यानी कि आपको तुरंत उसका उत्तर देना होता है। तो ऐसे प्रश्न को क्या बोलते हैं? तारांकित प्रश्न, और इनको प्रश्न को हम मौखिक भी कह सकते हैं, मौखिक प्रश्न। क्लियर? चलिए अगला है अतारांकित प्रश्न। जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित में चाहता है उसे अतारांकित, यानी कि दोस्तों आपसे किसी ने प्रश्न पूछा और आपको दोस्तों उस प्रश्न के उत्तर को लिख कर देना है, लिखित देना है, उसको बोलते हैं अतारांकित। और तारांकित तुरंत पूछे, तुरंत आपको मौखिक यानी मुंह से बोल देना है, उसको बोलते हैं तारांकित। और जो लिख कर दें उसको बोलते हैं अतारांकित, सिंपल सी भाषा में समझने के लिए। अगला है संचित निधि। संचित निधि क्या होती है दोस्तों? संचित निधि संविधान के अनुच्छेद 266 में संचित निधि का प्रावधान है। देखिए दोस्तों, संचित निधि से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है आपके एग्जाम में, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि संचित निधि संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 266 में किसका उल्लेख है? संचित निधि का। क्वेश्चन की दोस्तों आपको भाषाएं को समझना होगा, भाषाएं आपको समझनी होगी, एग्जामिनर घुमा फिरा के भी पूछ सकता है। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि का वेतन इसी निधि में दिया जाता है। किस निधि में? संचित निधि में। संचित, चाहे राष्ट्रपति का वेतन हो, चाहे उपराष्ट्रपति का वेतन हो, चाहे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन हो, इनका वेतन जो भी होता है दोस्तों संचित निधि में ही दिया जाता है। अगला पॉइंट है आकस्मिक निधि। संविधान के अनुच्छेद 267 के अनुसार भारत सरकार एक आकस्मिक निधि की स्थापना करेगी। संसद की स्वीकृति के बिना इस मद से धन नहीं निकाला जा सकता है। दोस्तों समझ सकते हैं, आकस्मिक निधि द्वारा संविधान के अनुच्छेद 267 में भारत सरकार एक आकस्मिक निधि की स्थापना की, जिसे संसद की स्वीकृति के बिना इसमें दोस्तों आप धन नहीं निकाल सकते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए रहने वाला है अविश्वास प्रस्ताव। यह सदन विपक्षी दल के सदस्यों द्वारा अविश्वास यानी जिस पर विश्वास ना किया जा सके, यानी कि आप जिस पर विश्वास नहीं कर रहे तो वह दोस्तों आपके विपक्ष का हो गया, आप उसकी विश्वास ही नहीं कर रहे, वो आपका क्या विरोधी हो गया, आप उसके विपक्ष में हो गए। सिंपल सी भाषा में समझने के लिए, यह सदन के विपक्षी दल के सदस्यों द्वारा लाया जाता है। प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम दोस्तों कितने सदस्य होना आवश्यक है? 50 सदस्य। 50 सदस्य होना आवश्यक है, याद रखिएगा। यह प्रस्ताव प्रस्तुत होने के ठीक 10 दिन में इस पर चर्चा होनी आवश्यक है। कितने दिन में? 10 दिन में इस पर भी चर्चा होती है। और कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? 50 सदस्य। इतना ही आपको याद रखना है, कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है, ठीक है। जितना आपसे बोला जाए कि आपको बस इतना पढ़ना है तो बस इतना ही पढ़ लीजिए, आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे, आप अच्छा स्कोर खड़ा कर पाएंगे। अगला है त्रिशंकु संसद। आम चुनाव में किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में त्रिशंकु संसद की रचना होती है। दोस्तों आम चुनाव जो होते हैं जब उसमें राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत, यानी कि दोस्तों स्पष्ट जो उसको बहुमत मिलना चाहिए वो बहुमत ना मिले, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों त्रिशंकु संसद की रचना की जाती है। 3 शंकु जिसको बोलते हैं। अगला है दोस्तों आपका धन विधेयक। धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आर्टिकल 110, अनुच्छेद 110 के अंतर्गत संसद में राजस्व एकत्रित करने अथवा अन्य प्रकार से धन से संबंधित विधेयक का वर्णन किया जाता है, अनुच्छेद 110 में। अगला है गिलोटीन। गिलोटीन क्या होता है दोस्तों? गिलोटीन प्रक्रिया क्या होती है? गिलोटीन का मतलब होता है कि किसी विधेयक पर विचार विनिमय को शीघ्र समाप्त कर देने की प्रक्रिया को गिलोटीन कहलाती है। दोस्तों याद रखिएगा, विधेयक पर विचार विनिमय को शीघ्र समाप्त कर देने पर यह प्रक्रिया दोस्तों गिलोटीन कहलाती है।
अगला पॉइंट है दोस्तों, आज की इस बुक का हमारा अंतिम पॉइंट दिया गया है। आज का दोस्तों आखिरी पॉइंट रहेगा पुनरावलोकन का सिद्धांत। इसके अनुसार न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि कोई विशेष नियम संपूर्ण अर्थ में अथवा इसका कोई एक भाग असंवैधानिक है या नहीं। पुनरावलोकन यानी कि दोस्तों उसकी पुनर्वलोकन यानी उसको एक बार उस पर फिर से विचार करना, किसकी न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि यह विशेष नियम के संपूर्ण अर्थ में है या इसका कोई भी ऐसा कोई भाग तो नहीं जो कि दोस्तों असंवैधानिक है या नहीं, संवैधानिक या है या नहीं, असंवैधानिक है या नहीं, बस इसकी ही इसमें दोस्तों चर्चा होती है पुनरावलोकन सिद्धांत में। कि यानी कि दोस्तों जो न्यायालय यह निर्धारित करता है कि इसमें कोई ऐसा विशेष नियम तो लागू नहीं है जो कि दोस्तों आपका संवैधानिक है या संवैधानिक है या नहीं, बस दोस्तों इसमें यही चर्चा होती है पुनरावलोकन सिद्धांत में। तो आज का दोस्तों हमारा भारतीय संविधान जो है दोस्तों पूरी तरीके से फिनिश हो गया है, और जिसमें दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं कल के वीडियो में सामान्य विज्ञान की पार्ट 3 भूगोल में। हम ऑलरेडी दोस्तों 2 चैप्टर फिनिश कर चुके हैं येलो बुक के, जिसमें पहले चैप्टर में दोस्तों हमने हिस्ट्री को बहुत ही शानदार तरीके से पेज बाय पेज कवर किया। उसके बाद दोस्तों भारतीय संविधान को भी दोस्तों हमने फिनिश कर दिया है आज के इस वीडियो में। अब अगली वीडियो में अगले सेशन में स्टार्ट करने वाले हैं भूगोल जियोग्राफी को। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को यह वीडियो बेहद पसंद आया होगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है। और कल की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो भी 2 भाई बहन नहीं जुड़ पाए हैं तो उनको भी एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा कि कल के नए चैप्टर में प्रवेश करने वाले हैं। तो शुरू से लेकर जब आप वीडियो को देखेंगे समझेंगे तो आपको दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। और जो भी आप लोगों में से जिन लोगों के पास ये बुक है ऑलरेडी परचेज कर रखी है दोस्तों बहुत अच्छी बात, और नहीं भी कर रखी है तो आप दोस्तों हमसे इसका फ्री PDF ले सकते हैं। टेलीग्राम पे आप हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, PDF ले सकते हैं। ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ये इस वीडियो का पूरा कंप्लीट PDF पड़ा हुआ है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि डाउनलोड में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे पर्सनल मैसेज करके हमसे आप इसका फ्री PDF ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे दोस्तों कल की वीडियो में नए सेशन के साथ, इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक ज़रूर कीजिएगा जिन दोस्तों ने लाइक नहीं किया है। दोस्तों आपके लाइक करने से दोस्तों मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर सकूं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।